अच्छा, अब हम देखते हैं फ़ोटो रिस्पिरेशन को। फ़ोटो रिस्पिरेशन एक्चुअली क्या है? ये भी रिस्पिरेटरी एक्टिविटी है, ठीक है? बट ये सिर्फ़ डे टाइम में होगी, ठीक है? रिस्पिरेटरी एक्टिविटी है बट सिर्फ़ क्या होगी? डे टाइम में होगी और इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन को एब्ज़ॉर्ब किया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया जाएगा। तो क्या हो रहा है एक्चुअली डे टाइम में हो रहा है ये वाला प्रोसेस और ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इस प्रोसेस से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है? ये स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाते हैं, चीज़ें समझ आती जाएंगी। अच्छा, अब ये नॉर्मल रिस्पिरेशन से कैसे अलग है? हम कहते हैं नॉर्मल रिस्पिरेशन में भी ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, मगर नॉर्मल रिस्पिरेशन पूरे दिन में हो रही होती है, मतलब ड्यूरिंग डे टाइम भी हो रही है होती है, ड्यूरिंग नाइट भी हो रही होती है, मतलब हमेशा चलती रहती है। तो ये अलग कैसे है? ऑक्सीजन फ्रॉम फोटोसिंथेसिस जो है वो एटीपी बनाने में इसमें यूज़ नहीं होता फोटो रिस्पिरेशन के प्रोसेस में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो नॉर्मल रिस्पिरेशन होती है उसमें क्या करते हैं हम ग्लूकोज़ को ऑक्सीजन के साथ एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, मिलाते हैं और इससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनता है और इससे एनर्जी रिलीज़ होती है। तो एनर्जी किस फॉर्म में? हम इस एनर्जी से एटीपी बनाते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन ले रहा है एटमॉस्फेयर से, इसे एटीपी नहीं बना रहा है। एक चीज़ ये अलग है और ये क्या है? ये लाइट डिपेंडेंट है। मतलब क्या कि ये सिर्फ दोपहर के टाइम में होगा, ये रात के टाइम में नहीं हो सकता। तो ये नॉर्मल रिस्पिरेशन से दो तरह से मुख्तलिफ है। अब तक हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि इसमें ऑक्सीजन ली जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दी जा रही है, ये बात ठीक है, और ये डे टाइम में हो रहा है और इसमें एटीपी नहीं बनाई जा रही है। 3-4 बातें हम देख चुके हैं। अब इसको हम क्या कहते हैं? इसको कैसे डिफाइन करते हैं? ऐसा प्रोसेस है जिसमें रुबिस्को एक एंजाइम जो कि हम केल्विन साइकिल में पढ़ चुके हैं, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म राइबोलोज बाइफॉस्फेट ऑक्सीजनेज और कार्बोक्सिलेज, ठीक है? इसके पास दो कैपेसिटी हैं। अगर ऑक्सीजनेज के आप फंक्शन देखें तो क्या होगा कि ऑक्सीजन को ऐड करा सकता है और कार्बोक्सिलेज का फंक्शन देखें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करा रहा है। तो केल्विन साइकिल में क्या हो रहा था? कार्बन फिक्सेशन हो रही थी तो कार्बोक्सिलेज वाला फंक्शन कर रहा था, मगर फोटो रिस्पिरेशन में इस एंजाइम का ऑक्सीजनेज वाला फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। ये क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। ये एंजाइम कुछ ऐसा होता है, अगर मिसाल के तौर पे एंजाइम है और ये इसकी बाइंडिंग साइट है, तो इसकी बाइंडिंग साइट पे कुछ है कि ये जिसकी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जिसकी कंसंट्रेशन ही देखिएगा ज़्यादा है उसको बाइंड करा लेगा, तो इसकी बाइंडिंग साइट जो है वो ऐसी बनी हुई है। तो ये क्या करता है भाई? ये फोटो रिस्पिरेशन ऐसे होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कम हो जाती है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो ऑक्सीजन को बाइंड करा लेता है और रिएक्शन चलता है। ये मेंशन है फिक्सेस ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये अपनी बाइंडिंग साइट पे ऑक्सीजन को फिक्स करा लेगा। अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि ओवरऑल लोवरिंग ऑफ कार्बन फिक्सेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब नहीं बाइंड होगी तो कार्बन फिक्सेशन कम होगी, केल्विन साइकिल कम चलेगा और रिस्पिरेशन कम होगी और ओवरऑल एनर्जी जो है कम प्रोड्यूस होगी। जो ओवरऑल एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी तो प्लांट की ग्रोथ भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं, बेसिक बातें देखी। अब एक देखते हैं रुबिस्को के बारे में। रुबिस्को क्या है भाई? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है ऑन अर्थ, हम पहले भी देख चुके हैं। अब ये काम कैसे करता है? वही कार्बोक्सिलेज की तरह, ऑक्सीजनेज की तरह कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी जो बाइंडिंग साइड पे बाइंड कराएगा तो वो केल्विन साइकिल चला देगा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर ऑक्सीजन को बाइंड कराएगा तो वो फोटो रिस्पिरेशन करवा देगा, जो हम अभी पढ़ने लगे हैं, ठीक है? अब फोटो रिस्पिरेशन में होता क्या है? देखें, अब मसला ये है कि प्लांट के अंदर अगर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होगी, अब आप कहें क्यों ज़्यादा होगी? अगर मिसाल के तौर पर एक ऐसा प्लांट है बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशंस में है और इतनी ज़्यादा ड्राई कंडीशन में है कि उसको ख़तरा है कि उसका सारा पानी स्टोमेटा से बाहर निकल जाएगा। स्टोमेटा क्या है? जो गार्ड सेल होते हैं जहाँ से गैसेज एक्सचेंज होता है, तो उसको ख़तरा है कि सारा पानी जो है वेपर्स की फॉर्म में गार्ड सेल से बाहर निकल जाएगा और प्लांट मर जाएगा। तो अपने क्या करता है? स्टोमेटा को बंद कर लेता है। जब स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो गैसेज एक्सचेंज भी क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी। ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन की एंट्रेंस और बाहर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्रेंस बाहर जाना, सब बंद हो जाएगा। तो नॉर्मल रिस्पिरेशन के लिए जो नॉर्मल प्रोसेस चल रहा होता है फोटोसिंथेसिस का भी, तो प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है? बाहर निकालता है। जब स्टोमेटा ही बंद हो गया तो क्या होगा कि जब फोटोसिंथेसिस तो चल रहा है ना, तो ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट में ऑक्सीजन बनता है वो बढ़ता जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको बाहर से लेना है तो वो क्या होती जाएगी? वैसे ऐसे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, कम होती जाएगी। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम हो जाएगी और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा बंद है और गैसेज एक्सचेंज बंद हुई है। तो अब जब ऐसा हो गया तो प्लांट क्या करेगा? तो जो आरयूबीपी एंजाइम है इसके साथ ऑक्सीजन मिलाएगा, जो आरयूबीपी मॉलिक्यूल है इसके साथ ऑक्सीजन मिलाएगा रुबिस्को एंजाइम की मौजूदगी में। आरयूबीपी मॉलिक्यूल रुबिस्को एंजाइम की मौजूदगी में, ये हम पढ़ चुके हैं केल्विन साइकिल में, ठीक है? आरयूबीपी। अच्छा, इसके साथ ऑक्सीजन मिली तो एक मॉलिक्यूल बन जाता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलेट, ठीक है? और ये इस प्रोसेस को कह रहे होते हैं C2 साइकिल। कोई ग्लाइकोलेट जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड है, पहला मॉलिक्यूल बना ग्लाइकोलेट। अच्छा, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी जितनी रिक्वायर्ड होती है मैं बता रहा हूँ। अब ग्लाइकोलेट क्या करेगा? ग्लाइकोलेट ये हुआ है, ये वाला प्रोसेस हुआ है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है? क्लोरोप्लास्ट आपको पता है प्लांट्स में जो होते हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। तो ये हुआ भाई क्लोरोप्लास्ट में पहला प्रोसेस क्या कि आरयूबीपी ऑक्सीजन के साथ मिल गया। ये केल्विन साइकिल में आरयूबीपी
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है और पूरा केल्विन साइकिल चल रहा होता है, ठीक है, जिसमें एटीपी वगैरह सारे जनरेट होते हैं। तो ये मगर अब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो ये जो रुबिस्को एंजाइम है इसने ऑक्सीजन को बाइंड करा लिया, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये क्या बनाएगा, ये ग्लाइकोलेट एक मॉलिक्यूल बना लेगा, ठीक है, एक बात होगी। अब ग्लाइकोलेट क्या करेगा, क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकल गया, बाहर निकल के जो पर ऑक्सीजोम एक ऑर्गेनेल है जो कि सेल के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, प्लांट्स में मौजूद होता है। तो ये पर ऑक्सीजोम में क्या करेगा, पर ऑक्सीजोम में जाके ये चला जाएगा। पेरोक्सिसोम जो है प्लांट्स एनिमल दोनों में मौजूद होता है, ठीक है। अभी प्लांट पढ़ रहे हैं तो अभी हम वही देखते हैं। अच्छा, तो पेरोक्सिसोम में चला गया, पेरोक्सिसोम में गया तो पेरोक्सिसोम में जो ग्लाइकोलेट था ये एक ग्लाइसिन अमाइनो एसिड जो होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आप क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी फिलहाल नीड नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही आपको रिक्वायर्ड है। तो पेरोक्सिसोम में क्या हुआ, ग्लाइकोलेट ग्लाइसिन में कन्वर्ट होगा। ग्लाइसिन एक सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, तो ग्लाइसिन क्या करेगा, ये डिफ्यूज़ हो जाएगा, ये पेरोक्सिसोम से निकल के माइटोकॉन्ड्रियम में चला जाएगा, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियम में ग्लाइसिन क्या करेगा, ये सीरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। सीरीन भी एक क्या है, सीरीन भी एक अमाइनो एसिड है। सीरीन और कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप दोबारा देखते हैं भाई। आरयूबीपी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ, रुबिस्को एंजाइम की मौजूदगी में ग्लाइकोलेट बना, ग्लाइकोलेट पेरोक्सिसोम में गया, ग्लाइकोलेट ग्लाइसिन में पेरोक्सिसोम में कन्वर्ट हुआ, फिर वहाँ से माइटोकॉन्ड्रियम में चला गया और ग्लाइसिन जो है सीरीन और कार्बन डाइऑक्साइड में माइटोकॉन्ड्रियम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इस प्रोसेस के लिए अगर हम देखें तो इस प्रोसेस के लिए हमारे पास एटीपी, जैसे कि हम देख रहे हैं केल्विन साइकिल जो लाइट इंडिपेंडेंट साइकिल इसको हम कहते हैं, कि उसमें भी एटीपी और NADPH2, देखें एटीपी और NADPH2 जो है वो यूज़ कर रहा था, कहाँ से, वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से जो एटीपी NADPH2 आ रहे थे वो यूज़ कर रहा था। पिछली वीडियोज़ में सारा देख चुके हैं। तो अब उसमें क्या होगा कि इसको ये भी सेम काम कर रहा है, ये भी एटीपी और NADPH2 जो है यूज़ कर रहा है, किसका, जो लाइट डिपेंडेंट एक्शन का, जैसे केल्विन साइकिल भी कर रहा था, मगर ये रिवर्स ऑफ केल्विन साइकिल है। क्यों, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स नहीं कर रहा। उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही थी और आगे जो पूरा प्रोसेस एनर्जी निकलने का पूरा प्रोसेस चल रहा था, तो ये वो काम नहीं कर रहा, ठीक है। ग्लूकोज बनने का जो पूरा प्रोसेस चल रहा था, तो ये वो काम नहीं कर रहा। अच्छा, ये क्या कर रहा है भाई, ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स नहीं कर रहा, ये सिर्फ ऑक्सीजन को बाइंड कर रहा है, और जो ग्लूकोज बनने का और जो पूरा प्रोसेस चलता है केल्विन साइकिल से आगे, तो वो बिल्कुल नहीं कर रहा, ठीक है। इसलिए इसको हम कहते हैं रिवर्स ऑफ केल्विन साइकिल। वो चीज़ें तो वही यूज़ कर रहा है मगर काम वो नहीं कर रहा है, ये ऐसे आप समझना है। अच्छा, अब ये क्या होता है, वो दोबारा मैंने जो चीज़ समझा चुका हूँ, हॉट और ड्राई कंडीशन में प्लांट फोटो रिस्पिरेशन को फेवर करते हैं। उसका रीज़न क्या है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि वाटर लॉस को बचाया जा सके, और उस क्लोज होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल फॉल हो जाते हैं और ऑक्सीजन के लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में वो प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे करके फिर रुबिस्को एंजाइम जो है वो ऑक्सीजन को कंबाइन करता है। अब कुछ और बातें, कुछ फैक्ट्स हैं क्या, कि ये ओवरऑल फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को कम कर देता है। मतलब फोटोसिंथेसिस में क्या बनना है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह बनने हैं, उस प्रोसेस को कम कर देता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब फिक्स ही नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं होगा तो ग्लूकोज स्टार्च वगैरह कुछ नहीं बन पाएगा। उसके बाद क्या है, नॉट एसेंशियल फॉर प्लांट, मतलब प्लांट जो है इसके बगैर भी ग्रो कर सकते हैं, ये प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। तो सवाल ये है कि भाई क्यों एग्जिस्ट करता है जब एसेंशियल ही नहीं है। तो अब इसका आंसर भाई एक ही सिंपल आंसर है कि एवोल्यूशन में ही हमें मिला, एवोल्यूशन में प्लांट्स को मिला, और कोई आंसर नहीं है। तो क्या क्या इसमें मेंशन है, बाइंडिंग साइड ऑफ रुबिस्को जो है, जिसमें जहाँ ऑक्सीजन बाइंड हो रहा है, ये एवोल्यूशन में इवॉल्व हुई है टू बाइंड कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को बाइंड। अगर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होती तो ये प्रोसेस ही ना एग्जिस्ट करता है, तो ऑक्सीजन के लिए भी है तो ये प्रोसेस इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि इनको एवोल्यूशन में मिला। बट एक चीज़ जो और सपोर्ट इसको ये करती है कि देखें एवोल्यूशन में जब इनकी प्लांट्स की एवोल्यूशन हो रही थी, तब जो अर्थ पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम था, तब ऑक्सीजन का लेवल कम था, तो इसलिए ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइड भी आ गई। अगर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता तो शायद एवोल्यूशन में ये वाला हर एवोल्यूशन के साथ जो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं वो हल होते जाते हैं, तो शायद ये वाला मसला भी हल हो जाता कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइड को ख़त्म कर दिया जाता। मगर ऑक्सीजन का लेवल इतना कम था तो ये प्रॉब्लम ही सामने नहीं आया। प्रॉब्लम तब सामने आया जब ऑक्सीजन का लेवल जो है वो अर्थ में बढ़ गया। अच्छा, ये तो हो गया फोटो रिस्पिरेशन के बारे में इतनी चीज़ें। अच्छा, अगर हम अब अगला है कि कुछ प्लांट जो हैं वो इस प्रॉब्लम को, फोटो रिस्पिरेशन का जो यूज़लेस मसला है, जो यूज़लेस प्रोसेस है, उसको उससे बचने के लिए क्या करते हैं, वो एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म करते हैं कार्बन फिक्सेशन के लिए। मतलब क्या कि ऑल्टरनेट मैकेनिज्म, कार्बन फिक्सेशन का मतलब यही है कि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनाना। तो ऑल्टरनेट मैकेनिज्म से गुजर जाते हैं फोटो रिस्पिरेशन को बाईपास करके। इसमें दो तरह के प्लांट्स हैं, C4 फोटोसिंथेसिस होता है, कैम प्लांट्स होते हैं। C4 के सबसे पहले देखते हैं। C4 में क्या है, देखें C3 था जिसको हम केल्विन साइकिल कह रहे थे, उसमें क्या था, पहला जो कंपाउंड बनना था वो 3 कार्बन वाला था, तो इसलिए C3 कह देते थे। ये C4 है तो पहला कंपाउंड 4 कार्बन वाला होगा, तो बाकी प्रोसेस वही होगा। इसमें थोड़ा सा कुछ अलग होता है। देखें ये प्लांट है, अगर ये प्लांट की 2 लेयर्स हैं,
तो यहाँ पर जो कुछ मेसोफिल सेल्स मौजूद होते हैं, लीफ का मैं स्ट्रक्चर अगर बनाऊँ, मेसोफिल सेल वो सेल हैं जिन्होंने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना है, और ये एयर स्पेसिस हैं, और यहाँ अगर हम स्टोमेटा बना दें तो यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। तो गैस अंदर और बाहर यहाँ से आ रही है, और यहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड एयर स्पेसिस में है और इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे मेसोफिल सेल्स और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। ऐसे ही मेसोफिल सेल से ऑक्सीजन निकलेगा, वो करते करते स्टोमेटा से बाहर चला जाएगा। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बनाया। तो होता क्या है, C4 प्लांट में एक एडिशनल लेयर होती है जिसको बंडल शीथ सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, पिक्चर थोड़ी सी ब्लर होगी शायद, मगर ये देखें, ये वाली जो शीट है, बंडल शीट जो है, ये वाली, ये एडिशनल लेयर यहाँ पर जो मौजूद है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये प्लांट के ऊपर एडिशनल लेयर होती है। अगर हम मेसोफिल सेल देखें, ये प्लांट के बाहर मेसोफिल सेल मौजूद हैं जो जिन्होंने क्या करना है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना है। मगर C4 प्लांट्स में ये जो लेयर मैंने मार्क की है, ये भी जिसके ऊपर पेन घुमा रहा हूँ मैं, ये एडिशनल लेयर होती है। अब इसका फंक्शन क्या है हम देख लेते हैं। देखें, इसका ये फंक्शन है कि बंडल शीट सेल में क्या होता है, RUBP मौजूद होता है। RUBP वही है जिसके साथ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो रहा था। अब क्या करते हैं, एयर स्पेसिस में जो है वो एक कंपाउंड होता है, या एयर स्पेसिस कह लें या मेसोफिल सेल कह लें, मेसोफिल सेल में एक कंपाउंड होता है जिसको कहते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट क्या करता है, ये सिर्फ, इसके पास एक कैपेसिटी होती है कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करेगा। तो अगर मिसाल के तौर पर प्लांट के पास बहुत कार्बन डाइऑक्साइड कम है, बहुत ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन जितनी भी ज़्यादा हो जाए तो वो उसके एयर स्पेसिस में, उसके जो ऐसे सेल जिन्होंने मेसोफिल सेल जिन्होंने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना है, उसके पास जो ये RUBP मॉलिक्यूल है, ये मौजूद ही नहीं है। ये एक अंदर शीट जो मैंने सेल की दिखाई, वो एक अलग कंपार्टमेंट है। जैसे अगर ये मिसाल के तौर पर ये सेल है, मैं ऐसी रफ सी डायग्राम बनाता हूँ, ये अलग कंपार्टमेंट है, इसने RUBP को इस कंपार्टमेंट में रख दिया। बाकी सारे प्रोसेस यहाँ हो रहा है। ये एडिशनल कंपार्टमेंट है जो कि ये C4 प्लांट्स के पास होता है। तो ये क्या करेगा, बाहर जो है एक मॉलिक्यूल है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये जितनी भी कम कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे एक मॉलिक्यूल हो, वो उसको कंबाइन कर लेगा। तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट क्या करता है, ओनली कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बेशक बहुत कम है, मगर कुछ तो मौजूद होगी, तो उसके साथ कंबाइन कर लेगा। इससे कंबाइन करने के बाद एक मॉलिक्यूल बना लेता है ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट ये 4 कार्बन कंपाउंड, इसलिए इसको C4 साइकिल कहते हैं। इनमिसिबल सेल, ठीक है, जहाँ फोटोसिंथेसिस होनी है उन सेल में ये वाला कंपाउंड बन जाता है। फिर क्या होता है, ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है मेलेट में। मेलेट भी 4 कार्बन कंपाउंड है। फिर मेलेट जो मैं ये अलग आपको कंपार्टमेंट बताया, जो बंडल शीट सेल जिनको कह रहे हैं, फिर ये वहाँ इंटर हो जाता है, और मेलेट जो है फिर टूट के कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या करती है, जो केल्विन साइकिल में इंटर हो जाती है, वो उसके साथ कंबाइन होकर डिफरेंट RUBP के साथ कंबाइन होकर रुबिस्को एंजाइम में वो पूरा प्रोसेस चल जाता है जो हम पढ़ चुके हैं। और किस में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में। फिर पायरुवेट क्या होता है, इंटर बैक हो जाता है मेसोफिल सेल्स में, दोबारा ये कंपार्टमेंट में अगर आया, फिर पायरुवेट कंपार्टमेंट से बाहर आ जाएगा, दोबारा मेसोफिल सेल में आ जाएगा, और मेसोफिल सेल से फिर बाहर आके ये ATP इसको अपना एक फॉस्फेट देगा, और फॉस्फेट लेने के बाद दोबारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा दोबारा देखते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है। प्लांट के पास अगर ये सेल है, ये प्लांट का लीफ का सेल है, इसके बाद अलग से एक कंपार्टमेंट है जो C4 प्लांट्स के पास होता है, जिसको बंडल शीट सेल्स कह रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर ये वाला C4 प्लांट RUBP को छुपा के रखते हैं, ताकि RUBP अगर बाहर होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन कंसनट्रेशन होगी तो ये इससे कंबाइन कर जाएगा। तो ये अलग कंपार्टमेंट है ताकि ऑक्सीजन के साथ इन कॉन्टैक्ट ही ना आए। तो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, मगर इसने बाहर एक जो रखा हुआ है एक कंपाउंड जिसको फॉस्फोइनोल पायरुवेट कह रहे हैं। तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट के पास एक कैपेसिटी होती है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करे। तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करके ये ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ऑक्सैलो एसीटेट क्या करेगा, ऑक्सैलो एसीटेट मेलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और मेलेट जो है फिर ये कंपार्टमेंट के अंदर चला जाएगा जिसको बंडल शीट सेल कह रहे हैं, और कंपार्टमेंट के अंदर जाके टूट जाएगा, अंदर जाके कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा जो कि चाहिए, और अंदर क्या हो जाएगा, फिर ये कंपार्टमेंट के अंदर केल्विन साइकिल परफॉर्म हो जाएगा, और ये टूटेगा पायरुवेट में दूसरा, और पायरुवेट क्या करेगा, दोबारा वापस आ जाएगा ये कंपार्टमेंट से बाहर, और ये फॉस्फेट ले लेगा ATP से, और दोबारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइकिल चलता रहेगा। तो ये तो है C4 फोटोसिंथेसिस। अगर कैम प्लांट्स देखें, वो भी सिमिलर मैकेनिज्म करते हैं, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ एक चीज़ अलग है। कैम प्लांट की एक तो जो फुल फॉर्म है वो क्रोसेलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये फुल फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये ओपन अपना स्टोमेटा जो है वो खोलते हैं रात के टाइम। नॉर्मली क्या होता है, स्टोमेटा दिन के टाइम खुलता है, रात के टाइम पार्शली ओपन पार्शली क्लोज होता है, क्योंकि रिस्पिरेशन तो हो रही होती है, थोड़ी बहुत गैस एक्सचेंज होती है। ये रात के टाइम खोलते हैं, दिन के टाइम बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इतने एक्सट्रीम कंडीशन पे रहते हैं कि दिन के टाइम अगर खोलें तो सारा पानी वाटर लॉस हो जाए और ये मर जाए। तो रात के टाइम क्योंकि सनलाइट नहीं होती, इतनी गर्मी नहीं होती, तो वो रात के टाइम स्टोमेटा खोलते हैं, और रात के टाइम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेते हैं इन्वायरमेंट से। रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेंगे और वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एसिड बना लेंगे। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है
ये वाला फॉस्फेनोल पायरुवेट, ये भी एक ऑर्गेनिक एसिड है। इसकी तरह आप वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एसिड बना लेंगे जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करा दें। अगर ये ऑर्गेनिक एसिड है, इसने कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करा दिया, इन शॉर्ट कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेंगे ऑर्गेनिक एसिड की फॉर्म में। अब जब दोपहर होगी, दिन का टाइम आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक एसिड से बाहर निकालेंगे और ऑक्सीजन के साथ कंपटीशन करा देंगे। तो जब ऑर्गेनिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, जाहिर है तो ज़्यादा हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, काफ़ी ज़्यादा, ऑक्सीजन कम होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली केल्विन साइकिल नॉर्मली चलता रहेगा। सिर्फ ये एक एडिशनल चीज़ करें, क्या करें, रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और उसको स्टोर कर रहे हैं और स्टोर करने के बाद दिन में बाहर निकाल रहे हैं और तो C3 साइकिल नॉर्मली चल रहा है। तो ये आपका चैप्टर एंड होता है बायोएनर्जेटिक्स का। अच्छा, फोटो रिस्पायरेशन को हम देख चुके हैं, अभी हम इसको बुक से एक बार देख लेते हैं। बुक में क्या क्या चीज़ें मेंशन है वही चीज़ें हैं एक्चुअली, बट एक बार बुक से गो थ्रू हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं भाई, कभी कभी प्लांट समटाइम प्लांट ऑक्सीडाइज शुगर को तोड़ते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं क्लोरोप्लास्ट में ड्यूरिंग डे टाइम विदाउट प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, रिस्पायरेशन है तो क्या हो रहा है, शुगर या ग्लूकोज टूट रहा है। बट फोटो रिस्पायरेशन है तो फोटो का मतलब लाइट है, तो लाइट दिन में होती है तो डे टाइम में तोड़ रहे हैं। बट इसका ड्रॉबैक ये है कि ना एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना ATP प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रोसेस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं फोटो रिस्पायरेशन को। अच्छा, इसमें अब क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है। जैसे कि नॉर्मल एरोबिक रिस्पायरेशन में होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही है। उसके बाद ये क्या करता है कि इसका मतलब इन्होंने आगे मेंशन किया, इट मीन्स दैट फोटो रिस्पायरेशन इज़ ए प्रोसेस इन विच रुबिस्को जो एंजाइम हम पढ़ते आ रहे हैं, अभी देखा भी है, वो अपना ऑक्सीजनेशन वाला फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, इसके दो फंक्शन है, कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन। C3 साइकिल में क्या करता है, कार्बोक्सिलेशन, और यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेशन। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम है। जैसे हम पहले देख चुके हैं कि ये एक्सट्रीम कंडीशन हो जब प्लांट अपना स्टोमेटा क्लोज कर ले, तो स्टोमेटा क्लोज होगा तो अंदर फोटोसिंथेसिस तो हो रहा है, फोटोसिंथेसिस के बदले ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती जाएगी, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगी, तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये रुबिस्को जो है अपना कार्बोक्सिलेशन वाला फंक्शन छोड़ के ऑक्सीजनेशन वाला फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगा। तो क्या होता है कि भाई RUBP जो है, RUBP ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की जगह। रुबिस्को तो एक एंजाइम है जो कि इसको कैटेलाइज कर रहा है और ग्लाइकोलेट बन रहा है। और 3PGA जो है 3-फॉस्फोग्लाइसरेट है। इसको आप फिलहाल से इक्वेशन के लिए याद रखें, इसका आगे कोई काम नहीं आएगा। ग्लाइकोलेट को आप ध्यान में रखें। अब ग्लाइकोलेट क्या करेगा, ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकलेगा, रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में होगा। ठीक है, ये वाला, ये क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकलेगा, चला जाएगा पेरोक्सीसोम में। पेरोक्सीसोम में क्या होगा कि ग्लाइकोलेट जो है ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये दोबारा यहाँ से बाहर निकलेगा, बाहर निकल के चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में दो ग्लाइसिन के अमाइनो एसिड जो कि दो ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल जो कि एक अमाइनो एसिड है, ये मिलेगा, एक और अमाइनो एसिड बना लेगा जिसका नाम है सीरीन, और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा होता है फोटो रिस्पायरेशन। ठीक है, थोड़ा डायग्राम से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट में वो जो पहले स्टेप जो है वो हो रहा है 3-फॉस्फोग्लाइकोलेट बन रहा है और 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, इन्होंने ये समझाया हुआ है एक्चुअली। अगर आप यहाँ पर ये ज़हन में रखें, कंफ्यूज ना हो कि RUBP ऑक्सीजन मिला और ग्लाइकोलेट और 3PGA वो या 3-फॉस्फोग्लाइकोलेट ये क्लोरोप्लास्ट में हुआ। ठीक है, बाकी जो है ये हमारे पास ग्लाइसिन बना कहाँ पर, पेरोक्सीसोम में, और सीरीन बना माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये ज़हन में रखें। इस डायग्राम को अगर आप ना भी इतना फोकस करें तो काफ़ी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कहते हैं डिसएडवांटेजेस प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ये वेस्टफुल प्रोसेस है, इससे कोई एनर्जी रिलीज़ नहीं हो रही। ठीक है, तो ये वेस्टफुल प्रोसेस है। और एक चीज़ तो ये वेस्टफुल है, दूसरा क्या कर रहा है, ये एक्चुअली ATP और NADPH2 जो कि डार्क रिएक्शन में हम केल्विन साइकिल में यूज़ करते हैं, उसको यूज़ कर रहा है। उसको एक्चुअली केल्विन साइकिल में तो यूज़ होते हैं, मगर इन एज अ रिज़ल्ट ये हमें ATP और एनर्जी वगैरह दे देते हैं। तो ये यहाँ पर यूज़ हो रहा है, यूज़ होने के बावजूद भी ये हमें कोई एनर्जी नहीं बना के दे रहा, तो ये इसलिए वेस्टफुल प्रोसेस है। अब आगे क्या कह रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, रिलीज बाहर निकल जाती है इंस्टेड ऑफ फिक्सेशन। C3 साइकिल या केल्विन साइकिल में क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड को हम फिक्स कर रहे थे और कार्बन डाइऑक्साइड से आगे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल वगैरह बन रहे थे। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें फिक्सेशन नहीं हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, ज़ाहिर है जब फिक्सेशन नहीं हो रही, ATP नहीं बनेगा, NADPH2 नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो एट दी एंड क्या होगा कि प्लांट की ग्रोथ कम हो जाएगी। कितनी? 25% तक कम हो जाएगी। ये थोड़ा सा MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, 25% तक कम हो जाएगी। अच्छा, अब अगर हम देखें तो प्लांट के लिए फोटो रिस्पायरेशन एसेंशियल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हम देख चुके हैं एक्चुअली। अब मगर क्वेश्चन ये है कि प्लांट क्यों करता है, तो वो यही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था एवोल्यूशन वाला, कि जो रुबिस्को एंजाइम है, जैसे ये अगर रुबिस्को एंजाइम, इसकी दो बाइंडिंग साइड है, ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो ये
जब ये इवॉल्व हुआ तब से इसकी बाइंडिंग साइट्स हैं। और शुरू में क्या होता था कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी वैसे ही एटमॉस्फेयर में कम थी, तो ये वाला प्रॉब्लम कभी सामने नहीं आया। तो वैसे ही ऑक्सीजन कम होती थी, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होता था, C3 साइकिल चलते रहता था। फिर ऐसा ऐसा जब एटमॉस्फेयर बेहतर होता गया तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ती गई, तो ये प्रॉब्लम सामने आया, मगर ये तब तक इवॉल्व हो चुके थे। यही मेंशन है कि रुबिस्को जो है इवॉल्व ऐसे हुआ कि इसका 2 बाइंडिंग साइड हैं। इन द बिगिनिंग स्टार्टिंग में क्या था, वेरी लो एटमॉस्फेयर था, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन थी। तो इसमें क्या था कि तब ये प्रॉब्लम सामने नहीं आया। ये प्रॉब्लम कब सामने आया, जब ऑक्सीजन क्वांटिटी जो है इंक्रीज़ हुई एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर फोटो रिस्पायरेशन। अब ये बात ये बता रहे हैं कि फोटो रिस्पायरेशन एक्चुअली क्यों हो रही है। ठीक है, तो जो अब ये इसलिए हो रही है क्योंकि टेम्परेचर अगर जहाँ जिन कंडीशन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। क्लोज होने की वजह क्या है, ताकि पानी बचा सके। और इस चक्कर में क्या होता है कि लिमिट एक्सिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से अंदर नहीं आ सकती, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो अंदर मौजूद होती है वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ हो जाती है और ऑक्सीजन निकलती रहती है। ऐसे करके क्या होता है कि कंटिन्यूसली प्रोड्यूस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है। यही मेंशन है इन लाइन्स में। अच्छा ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज और ऑक्सीजन जो है इंक्रीज। जब ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाएगी तो रुबिस्को जो है, रुबिस्को की क्या खासियत है कि जिस कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा उसे बाइंड करेगा, तो जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो बाइंड कर जाएगा। अच्छा अब ऑल्टरनेट मैकेनिज्म देखना है। ऑल्टरनेट मैकेनिज्म क्या है कि भाई कुछ प्लांट जो है वो फोटो रिस्पायरेशन, क्योंकि एक वेस्टफुल प्रोसेस है, इसको छोड़ के एक उन्होंने अपने नया मेथड इवॉल्व किया, नया मेथड को उन्होंने अडॉप्ट किया ताकि फोटो रिस्पायरेशन से बच सकें। तो 2 मेथड हैं, C4 प्लांट्स हैं और कैम प्लांट्स हैं। अच्छा ये जो अब ऑल्टरनेट मैकेनिज़म्स जो हैं, इसमें जो C4 मैकेनिज़्म है, इसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा जो मैंने आपको पढ़ाया है, आप वो वाली वर्डिंग पे स्टिक रहें, क्योंकि वो वाली वर्डिंग जो है वो मैंने आपको थोड़ा आसान करके बताया। यहाँ पर वर्डिंग थोड़ी कंफ्यूजिंग है, तो आप इसको अगर रीड करना भी चाहें रीड ज़रूर करें, बट इसमें जो वर्डिंग है वो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर सकती है। तो अगर आप इसको रीड कर लें एक बार, बट स्टिक उसी चीज़ पर स्टिक रहें, उसी चीज़ को देखें और उसी से अगर आप याद कर लें तो आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर होगा, उसी से समझ लें। अच्छा इसके जो कैम प्लांट्स है वो हम देख लेते हैं। कैम के फुल फॉर्म मेंशन है, ये भी वही काम करते हैं। अच्छा ये कौन कौन से प्लांट है भाई, कैक्टाई, पाइनएप्पल और कुछ अदर प्लांट हैं। ये क्या करेंगे, रात के टाइम जो है अपना स्टोमेटा क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे और दिन के टाइम क्लोज़ कर लेंगे, क्योंकि दिन में गर्मी होती है और अगर स्टोमेटा ओपन रखें दिन के टाइम तो सारा वाटर जो है वो निकल जाएगा। तो इसलिए दिन के टाइम क्या करते हैं, स्टोमेटा क्लोज़ कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि रात के टाइम जब स्टोमेटा खोलेंगे, क्लोजिंग द स्टोमेटा ड्यूरिंग डे हेल्प प्लांट टू कंजर्व वाटर। ठीक है, अब ड्यूरिंग नाइट द स्टोमेटा आर ओपन, रात के टाइम खुले होते हैं और रात के टाइम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और इनकॉपरेट मतलब ऑर्गेनिक एसिड में जो है मिला लेंगे। फिर दिन के टाइम क्या करेंगे, ड्यूरिंग डे व्हेन द लाइट रिएक्शन हो रहा होगा, मतलब C3 साइकिल हो रही होगी, तो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करा देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कम्पीट करेगा। जब रिलीज़ कराएंगे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा और रुबिस्को से बाइंड हो जाएगा, C3 साइकिल चल जाएगा।